हर कहानी का कोई ना कोई किरदार होता है। उस कहानी के अलग अलग पात्र होते हैं। उस कहानी में कौन सा किरदार कौन निभा रहा है, ये तय कौन करता है? ना तो ये आप तय करते हैं और ना ही आपके सगे संबंधी। ये तो तय करता है आपका वक्त और आपके वो हालात जिनमें आप जी रहे होते हैं। ये तय करता है आपका दृढ़ संकल्प, आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका अपना संघर्ष। ये तय करता है परमात्मा के द्वारा लिखी गई उस कहानी की लाइनें जो किसी खास किरदार के लिए लिखी गई है। ये कहानी भले मेरी ना हो, लेकिन इस कहानी के किरदार से मैं भली भांति परिचित हूँ। ये उस शख्स की कहानी है जिन्होंने जीवन की एक अलग परिभाषा दी, जिनके संकल्प की कहानी ने कैंसर जैसे मरीजों को पीड़ा रहित जीवन दान दिया। पेशे से एक चिकित्सक, शोधकर्ता और अद्भुत औषधियों की खोज करने वाले एक बखूबी आविष्कारक, जिन्होंने बहुत से असाध्य कहे जाने वाली बीमारियों को ठीक कर मेडिकल साइंस में एक इतिहास रच दिया। संकल्प की ये कहानी अचानक से शुरू नहीं हुई, बल्कि इसका एक एक अध्याय मानो पहले से ही रचा गया हो। इसकी एक एक कड़ी मानो उस विधाता ने खुद जोड़ी हो। इस कहानी की नींव तो सन 1865 में इटली के रोचेटा एनर्जी हाउस में पड़ गई थी, जिसके मुख्य पात्र महात्मा काउंट सीजर मैटी थे, जिनके द्वारा परमेश्वर ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रूप में मानव जाति को एक वरदान दिया। महात्मा मैटी ने कैंसर और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए तमाम शोध किए और इसका सफलतापूर्वक परिणाम मिला। रोचेटा की एनर्जी हाउस से EHP की हवा का रुख जब इटली से चलकर जर्मनी होते हुए हिंदुस्तान की तरफ आया, तो तमाम डॉक्टर्स ने इसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। मगर वो कहते हैं ना, कीमत उस वस्तु की नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता की होती है। उसी तरह हम ये नहीं देखते कि हमारा इलाज किससे और किसके द्वारा किया जा रहा है। हमें सिर्फ बीमारी से ठीक होना होता है, चाहे जैसे भी हो। और जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को हिंदुस्तान की एक शिक्षित समूह ने पूर्ण रूप से अपनाकर उसे चिकित्सा कार्य में लिया, तो गंभीर से गंभीर मरीज भी पूर्ण रूप से ठीक होने लगे, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति गुप्ता और सेहत की एक उम्मीद पॉडकास्ट में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज के इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे उस चमत्कार के बारे में जो डॉक्टर KP सिन्हा द्वारा मेडिकल साइंस में किया गया। ये वो दौर था जब वक्त की गोद में परिवर्तन जन्म ले रहा था और मॉडर्न मेडिकल साइंस अपने उद्गम पर था, जो ऊपरी सतह से तो मरीजों का इलाज कर रहा था, मगर अंदरूनी रूप से इंसान और लाइलाज बीमारियों के बीच घमासान जारी था। तब हिंदुस्तान में 5वीं चिकित्सा पद्धति ने दस्तक दी। हिंदुस्तान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आगमन होना ही मौजूदा मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती था, क्योंकि ये न केवल मरीजों को बिना साइड इफेक्ट के ठीक कर रहा था, बल्कि बहुत ही कम समय में इसके इलाज का असर मरीजों पर दिखता था। हम ऐसा कह सकते हैं कि इंस्टेंट रिकवरी करने वाली ये पहली 5वीं चिकित्सा पद्धति थी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऐसे तो बहुत सारे चिकित्सक काम कर रहे थे, लेकिन इस पर शोध एक चुनौती का विषय था और साथ में कैंसर पेन पर अभी और शोध की आवश्यकता थी, क्योंकि इस दर्द से तड़पते मरीजों को पूर्ण रूप से आराम देना ही तमाम वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब सवाल ये था कि इस चुनौती को अपनाए कौन? क्या मौजूदा मेडिकल साइंस इस पर विजय का डंका बजा सकती थी? और अगर हाँ, तो अब तक ऐसा हुआ क्यों नहीं? सवाल वही है, मगर जवाब आपको इसके अंत में मिलेगा। उस किरदार के जीवन में आपका स्वागत है जिसने EHP को एक सही दिशा दी, जिसने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मूल सिद्धांत के दृष्टिकोण को परख कर उसे दुनिया के सामने उजागर किया,
जिन्होंने ना जाने कितने असाध्य कहे जाने वाली बीमारियों पर सफलता प्राप्त करने के बाद कैंसर पेन पर काम करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समाज, सरकार और वैज्ञानिकों के बीच देश से लेकर विदेशों तक एक बड़ी पहचान दिलाई। हाँ, ये उसी किरदार की कहानी है जिसे परमेश्वर ने रोचेटा के एनर्जी हाउस की गुत्थी को सुलझाने और किसी खास मकसद के लिए इस धरती पर लाए थे। बिहार के एक छोटे से गांव में मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म तो हुआ, लेकिन चिकित्सा कार्य एवं शोध कार्य करने की प्रवृत्ति जीन्स में ही मिली। पिता का नाम उस वक्त के जाने माने चिकित्सकों में था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मैं उस रास्ते पर निकल पड़ा था जिसका इंतजार शायद मेरी मंजिल भी बेसब्री से कर रही थी। मेरी कहानी का अध्याय तो उस वक्त से शुरू हो गया था जब से मैं मरीजों के दर्द को खुद में महसूस करने लगा था। उनकी चीखें मुझे रात भर सोने नहीं देती थी, और चूंकि मेरे पिताजी होम्योपैथी के एक बहुत बड़े चिकित्सकों में से एक थे, तो मरीजों को बहुत करीब से देखना मेरी आदत बन चुकी। मैं घंटों उन मरीजों को अब्जॉर्ब करता, उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करता, मगर एक जगह आकर मैं रुक जाता। उनकी पीड़ा को देखकर मैं अपने आप को असहाय महसूस करता। शायद यहीं से मेरी कहानी प्रारंभ हुई थी। मैंने फैसला किया कि मुझे आयुर्वेद में अपना गहन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है और जिसे मदर ऑफ ऑल मेडिकल साइंस भी कहा जाता है। यही सोचकर मैं बिहार की राजधानी पटना आ गया। मैं अपने सभी दोस्तों से मिला, बातचीत की और उन लोगों के साथ उनके मेडिकल कॉलेज भी गया। मैं उस कॉलेज की ओपीडी में भी गया जहां बहुत सारी नए और पुराने मरीज मौजूद थे। मैंने उन सभी मरीजों से उनके रोग से जुड़ी जानकारियां लेनी शुरू की, जैसे उनका कितने दिनों से इलाज चल रहा है, उन्हें कितना फ़ायदा मिल रहा है, क्या वह अपने इलाज से संतुष्ट हैं। जैसे तमाम सवाल मैंने उन रोगियों से किया, लेकिन जिस जवाब की तलाश में मैं भटक रहा था वो तलाश अभी पूरी नहीं हुई थी। मगर हाँ, इतना मुझे पता चल चुका था कि मेरा आगे का सफ़र और मंजिल आयुर्वेद की ओर नहीं जा रहा। मैंने अपना एडमिशन लेने का विचार बदल दिया। मुझे यह तो समझ आ गया था कि क्या नहीं करना है, मगर क्या करना है, किस ओर जाना है, यह सवाल अब भी मुझे परेशान कर रहा था। मैंने आयुर्वेद के रास्ते से भले ही मुंह मोड़ लिया था, मगर इसी फैसले ने मुझे असमंजस में भी डाल दिया था कि क्या यह जो फैसला मैंने लिया है वो सही है। कभी कभी ज़िंदगी का सफ़र तय करते करते हम वहीं पर आ पहुंचते हैं जहां से हमने शुरू किया था। मेरी स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही थी। मन में सवाल सोचते सोचते रास्ते पर चलता ही जा रहा था कि मुझे एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कैंसर हॉस्पिटल। मेरे कदम अचानक रुक गए। मुझे बोर्ड पर लिखे शब्दों ने आकर्षित किया। पहला शब्द कैंसर, जिससे मैं भली भांति परिचित था, तथा दूसरा शब्द इलेक्ट्रो। यह शब्द मैं पहली बार देख रहा था। आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब मैंने इसे होम्योपैथी के साथ पाया। होम्योपैथी मेरे लिए कोई अनजाना विषय नहीं था, क्योंकि होम्योपैथी से मैं परिचित था, लेकिन उसके साथ लगा इलेक्ट्रो मैं पहली बार देख रहा था, इसलिए ये शब्द मुझे कुछ अटपटा सा लगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी। मैंने सोचा क्यों न इसके अंदर जाकर इसकी विस्तृत जानकारी ले ली जाए। अंदर जाकर वहाँ काम कर रहे एक सज्जन व्यक्ति से मैंने डॉक्टर साहब से मिलने की इच्छा जताई। वहाँ पर एक व्यक्ति पहले से आए हुए दो व्यक्तियों को कुछ समझा रहे थे। मैं भी वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति अंदर किसी काम से गए, तब इसी बीच मैंने उन लोगों से उनका और अंदर गए व्यक्ति का परिचय पूछ लिया। उन्होंने बताया कि जो सज्जन अंदर गए हैं वही डॉक्टर साहब हैं।
और वो दोनों MBBS डॉक्टर हैं और वे दोनों यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पढ़ने आए हैं। कुछ ही देर बाद जब डॉक्टर साहब आए और मुझसे मेरे आने का प्रयोजन पूछा, अपना परिचय देते हुए मैंने इस विज्ञान के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने मुझे इस नई विज्ञान के बारे में डिटेल से बताया। इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी हासिल करके मुझे आनंद की अनुभूति हुई। ऐसा महसूस हुआ मानो मेरी वर्षों की तलाश पूरी हो गई, मानो डूबते नैया को तिनके का सहारा मिल गया। मुझे पूर्ण विश्वास हो चला था कि जिस पुख्ता चिकित्सा विज्ञान की सच्चाई की तलाश में था, यह वही है। लाइलाज कहे जाने वाले रोगों से पीड़ित समाज के लिए आने वाले समय में यह वरदान की तरह साबित होगा। सदियों से हमारे संत और महागुरु कहते आए हैं कि जहां चाह वहां राह। जिसकी चाहत मनुष्य करता है, उसकी राह उसे प्राप्त हो ही जाती है, ऐसा मैंने सुना था। मगर आज जब यह सब मेरे साथ घट रहा था, तब मैंने जाना कि उनके वचन असत्य नहीं थे। वो कहते हैं ना कि अगर आप दिल से किसी भी वस्तु की सच्चाई की तलाश में निकलते हैं तो पूरी कायनात की शक्तियां आपके साथ हो जाती है, और मेरे साथ भी ठीक यही हुआ था। मैंने अपनी पढ़ाई इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पूरी की और इसको आगे और बड़े स्तर पर ले जाने के लिए मैंने कसम खा ली, जागरूकता फैलाई और इसके एकेडमिक पर भी काम किया। मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से एक संस्थान खोला। वहाँ स्टूडेंट को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में पढ़ाता, प्रैक्टिस कराता और आम जन को भी इसके लिए जागरूक करता, क्योंकि मुझे अब भी उस औषधि की तलाश थी जो कैंसर पेन पर काम करे, और वो भी त्वरित गति से। EHP इसके बिना अधूरा था। वैसे उस दौरान हर मरीज बाकी चिकित्सा पद्धतियों की अपेक्षा काफ़ी जल्दी ठीक होते थे। इसके बावजूद जितनी फास्ट रिस्पॉन्स की उम्मीद EH से मैं करता था, उसके मुकाबले कम लग रहा था। मगर हम ऐसा कह सकते हैं कि EHP उस दौर की इकलौती एक ऐसी चिकित्सा पद्धति थी जो मरीजों को इंस्टेंट रिजल्ट देती थी, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। देखा जाए तो EHP को देकर काउंट सीजर मैटी ने मानव जाति पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था, या यूं कहा जाए कि मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और अब वक्त था उस गुत्थी को सुलझाने का जो रोचेटा के एनर्जी हाउस में उलझी पड़ी थी। मेरा शोध और शोध का विषय कैंसर मुझे हर वक्त परेशान करता रहता था। ये मुझे अंदर से झकझोर देता। ये एक ऐसा पहलू था जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। हालांकि चिकित्सा के दौरान मैं कैंसर से पीड़ित अनगिनत मरीजों को ठीक किया, उनके दर्द को कम किया, उनके तकलीफ़ों का निवारण किया, लेकिन फिर भी चिकित्सा में लगने वाले समय को मैं और कम करना चाह रहा था, और साथ ही कैंसर में होने वाले असहनीय दर्द को मैं कम से कम समय में समाप्त करना चाह रहा था। इसी के लिए मैंने कैंसर पेन पर गहन अध्ययन शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में हो रहे तमाम रिसर्च वर्क को करीब से देखा, सब कुछ छोड़कर इसकी तलाश में निकल गया। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते और बीते कई साल, और अंत में परमेश्वर की असीम रज़ा से मुझे वो प्राप्त हो गया जिसकी मुझे तलाश थी, जो मुझे चाहिए था। मुझे एक ऐसी औषधि मिल गई थी जो हमें कैंसर पेन से निजात दिला सकती है। अंत में मैंने एक ऐसी मेडिसिन का आविष्कार कर लिया था जो कैंसर पेन के लिए बनाई गई थी। मैंने इसको प्राप्त करने के लिए हर उस किताब का अध्ययन किया जिसकी मुझे आवश्यकता पड़ी। आधुनिक विज्ञान से लेकर आध्यात्मिक विज्ञान तक का सफर तय किया कि शायद कहीं से भी कोई अंश प्राप्त हो जाए। इसके लिए मैंने सभी धर्मों की किताबें, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब तक पढ़ डाली।
लोगों की धारणा होती है कि हम तो डॉक्टर हैं, हमें आध्यात्मिकता से क्या मतलब। मगर जो वास्तविक चिकित्सक होते हैं वो हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। मैंने भी वही किया। कुछ पल ऐसा भी आया जब मुझे लगा शायद ये असंभव है, मगर जब मैं उन कैंसर मरीजों के बारे में सोचता कि कैसे मरीज उस बीमारी से और उस दर्द के कारण आत्महत्या कर लेते हैं और कुछ की मृत्यु तो इस असहनीय पीड़ा से ही हो जाती है, ये देखकर मेरे हृदय के मानो टुकड़े हो जाते हैं। ये कैसी बीमारी है जो मानो को धीरे धीरे निगल रहा है। मुझे उस कैंसर को खत्म करना था जो धीरे धीरे अपना आकार बड़ा करके इंसान को निगलने का दम रखता था, और इसलिए इस सफर पर चलकर मेरा वापस लौटना नामुमकिन था। इस मेडिसिन के सफर के दौरान मैंने कई परीक्षा को पार किया था, लेकिन इसकी अंतिम और आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी। इस मेडिसिन का असर मरीजों पर किस तरह से होगा, यह सवाल अब भी मुझे दुविधा में डाल रहा था। क्या ये उतना असरदार होगा जितना मैंने कल्पना किया था, या फिर इतना आगे निकलने के बाद मुझे यहाँ से वापस लौटना पड़ेगा? क्या मेरी सालों की मेहनत रंग लाएगी? क्या सफलता मेरे हाथ लगेगी, या निराशा का दामन मुझे थामना होगा? यह तमाम सवाल मेरे मन में चल रहे थे, और इन सवालों का उत्तर केवल वो औषधि ही दे सकती थी। इस औषधि को तमाम कैंसर मेडिसिन के साथ मरीजों पर इस्तेमाल किया, और इसका इलाज काफ़ी असरदायक रहा। मगर अब भी मैं इस मेडिसिन के सेल्फ इंडिपेंडेंसी की शक्ति से अनभिज्ञ था। यह अकेले क्या करने में सक्षम है, यह सवाल अब भी मुझे परेशान कर रहा था, और इसका जवाब हर हाल में मुझे जानना था। कि इस अध्याय में एक और अंश जोड़ा गया, जी हाँ, जिसके बिना गैंग्रेनोल फोर्ट की यात्रा अभी अधूरी है। वो पहलू अभी सामने आना बाकी था, जिसने इस मेडिसिन के नामकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं इस असमंजस में कई दिनों से था कि इस औषधि की एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, मरीजों पर उसका असर कैसे होगा, क्योंकि अभी तो हम कैंसर के बाकी ईएचपी मेडिसिन के साथ इस औषधि को देते थे, लेकिन सिर्फ इस औषधि का इस्तेमाल मरीजों पर कैसे असर दिखाएगा यह दिखना अभी बाकी था। या यूं कहा जाए कि वह कड़ी जोड़ना बाकी था जो इस अध्याय को अपने अंतिम मंजिल तक पहुंचा सकती थी। सुमन वो नाम है जिसे मैं अपने इस सफर के दौरान कभी भूल नहीं सकता। यह पहली ऐसी पेशेंट थी जिस पर गैंग्रेनोल फोर्ट इंडिपेंडेंटली यूज किया गया था। मात्र 20-22 साल की उम्र में एक लड़की को इस गंभीर बीमारी ने जकड़ रखा था। हाल ही में शादी हुई थी। उसकी हालत इस बीमारी से इतनी खराब हो गई थी कि परिवार वाले भी बिल्कुल निराश हो चुके। वक्त जब परीक्षा लेता है तो सिर्फ अपने साथ खड़े होते हैं। सुमन के पिता ने हिम्मत का दामन अभी भी थामा हुआ था कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। 3 जगह गांठ होने के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। खाना पीना छोड़ चुकी थी। पानी का घूंट भी निगलना उसे मृत्यु जैसा प्रतीत होता था। दर्द के कारण उसे कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा था। लास्ट स्टेज में वैसे भी दर्द की कोई सीमा नहीं थी। सुमन कैसे इस दर्द को झेल रही थी यह बस वो ही जानती थी। सभी डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे और यह भी कह दिया था कि बस चंद दिनों की जिंदगी है इनके पास। मुझे याद है उसे किस हालत में मेरे पास लाया गया था। बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी तो चलना तो बहुत दूर की बात है। उसे मेरे यहाँ उठाकर लाया गया था। उसकी हालत देखकर कोई भी डॉक्टर यह बता सकता था कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। मेरे मन में भी विचार आया क्यों न इसको वो औषधि दी जाए जो मैंने बनाई है और जो बाकी कैंसर पेशेंट को दी जाती है। मगर इस बार मैंने उस औषधि को अकेले इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। ऐसा करने के 2 कारण थे। एक तो मुझे उस औषधि की सेल्फ इंडिपेंडेंसी की शक्ति देखनी थी कि यह क्या क्या करने में सक्षम है, और दूसरा कि यह मरीजों पर कितने समय में असर दिखाती है।
यह सारे सवाल मेरे मन में ही चल रहे थे कि अचानक वो चिल्लाने लगी। मैं अचानक से डर गया। ये क्या हो गया? मैंने जब उसकी हालत देखी तो मैं आश्चर्य में था। यह मेरी कल्पना से भी परे।